नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपम सचान, आर्थोपेडिक सर्जन, यूएचएम हॉस्पिटल कानपुर में तैनात हूँ इस समय। और मैं आपको एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ, जिससे जो हमारे साथी जो अभी इस लेटेस्ट विधा के बारे में नहीं जानते, तो उनको इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी नॉलेज हो जाए, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट्स को सही ढंग से गाइड कर सकें। तो इस संबंध में हमने एक बुक भी लिखी है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी मॉड्यूल करके। अपने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सर हैं श्री गणपति राजा साहब, उनके मार्गदर्शन में हमने एक बुक भी लिखी है और उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है, ताकि आम पब्लिक भी उसको पढ़ के उसके बारे में जान सके कि नहीं, कोई नई विधि आजकल ईजाद की, कोई नई विधि आजकल आ गई है इसके लिए। और चूंकि स्पाइन सर्जरी एक बहुत कठिन समस्या है, इसकी सर्जरी भी लोगों को अंदर से भयाक्रांत कर देती है। जिसको कराना होता है उसको भी, और जिस सर्जन को करना है वो भी टेंशन में ही रहता है कि नहीं ये सर्जरी करनी है हमें। तो उसके लिए अब बहुत ही निरापद, सुरक्षित और बिल्कुल ना के बराबर चीरा लगने वाली एक छोटी सी टेक्निक, जिसमें हम एंडोस्कोप डाल के जो स्पाइनल कार्ड और जो स्ट्रक्चर है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, उनमें जो भी कमियां आई हैं हम उन्हें सुधार सकते हैं। तो इस तरह से रीढ़ की सर्जरी अब बहुत ही सुरक्षित हो गई है। और जो जो उम्र बढ़ती है, सबको इस प्रॉब्लम से ग्रस्त होना है, कोई उससे बच नहीं सकता। सबकी स्पाइन में डिजनरेशन होना है, उनकी डिस्क में झटके लगने हैं, डिस्क फटनी है, सबके कमर दर्द होना है और नीचे पैर तक भी दर्द जाना है, यानी सियाटिका भी होना है, जो आगे चल के बदल के लंबर कैनाल स्टेनोसिस से बदल जाता है। तो परंपरागत रूप से अगर जब हम इंसिजन लगाते हैं तो ये सर्जरी एक लंबा टाइम लेती है। एक तो करने में टाइम लगता है, दूसरी चीज़ जिसकी होती है उसके बड़ा लंबा इंसिजन लगता है, तो उसे रिहेबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑपरेशन कराने के बाद वो कई महीने इंतजार करता है, फिर वो किसी तरीके से अपने काम पर जा पाता है, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। जबकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में पेशेंट को सेम डे शाम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरी चीज़ इसमें फ़ायदा ये है कि परंपरागत सर्जरी में पेशेंट को बेहोश करते हैं, तो एनेस्थीसिया के भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जो हमारे एनेस्थेटिस्ट भाई लोग बताते हैं। किसी का अगर हार्ट कम फंक्शन कर रहा है, किसी की किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है, तो वो लोग चाह के भी अपनी सर्जरी नहीं करा पाते, क्योंकि उनको बेहोशी के डॉक्टर माने एनेस्थीसिया की तरफ से क्लियरेंस ही नहीं मिल पाता है। ये सर्जरी टोटल लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, तो इस तरह की किसी प्रॉब्लम की बात ही नहीं रहती। दूसरी चीज़, इसमें पेशेंट हमेशा जगता रहता है और वो खुद ही बताता है कि हमें कहाँ दर्द है। जब हम उससे टच करते हैं, भाई दर्द है, वो होता है हाँ, तो यानी हम जान जाएंगे कि ये यही जगह है जो उसको परेशान कर रही है, और हम उसको निकाल देंगे और वो ऑन बेड ही बताएगा, नहीं डॉक्टर साहब बहुत आराम मिल गया। तो पेशेंट के गाइडेंस में, पेशेंट के जो इनपुट हमें मिलते हैं, उनके निर्देशन में बिना बेहोश किए हुए ये सर्जरी की जाती है। और वो भी एक छोटे से इंसिजन द्वारा 6 mm या मैक्सिमम 10 mm का स्कोप हम लोग डालते हैं, और वहाँ जाकर सारी सफाई, उसी के अंदर चैनल होता है जिससे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, और हम जो भी दिक्कत है उसको ठीक कर देते हैं। तो ये एक नई विधि जो कि पब्लिक के लिए बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही निरापद है। बिना किसी तरह के मतलब पहले की सर्जरी की तुलना में इसमें खतरे बहुत कम है, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। तो ये सर्जरी बहुत अच्छी है, उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज का जो हमारा ये टॉक है, जो हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसका शीर्षक है इवोल्यूशन ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, यानी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का उद्विकास कैसे हुआ, कैसे विकसित हुई। एंडोस्कोपिक स्पाइन एनाटॉमी, यानी जब हम किसी के शरीर में अपना एंडोस्कोप डालेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा, जिससे हम पहचानेंगे कि ये स्ट्रक्चर यही है जिसको हम डील करना चाहते हैं। और उसके सिम्टम जनरेटर क्या है, जब स्पाइन में हमें पेन शुरू होता है तो पेन किस किस पॉइंट पर हो सकता है। एंड गोरे मैट्रिक्स माने एक डॉक्टर सतीश चंद्र गोरे, जो भारत में पायनियर हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के, वो गुरुजी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने अपना एक बहुत जीवन का एक लंबा समय इसके लिए दिया है, डॉक्टर एंथनी यंग के साथ मिलकर दिया है। और जो जितने अच्छे लोग होते हैं, जितने ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जितने समझदार लोग होते हैं, मैंने देखा वो उतने ही विनम्र होते हैं, शायद वैसे ही वो भी हैं, जितना मेरा उनसे 2-3 बार इंटरेक्शन हुआ है। तो मैंने देखा कि उन्होंने भारत में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। अब इसका जो है तो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि एम ऑफ मिनिमलिज्म इन स्पाइन सर्जरी इज टू मिनिमाइज द अप्रोच रिलेटेड ट्रामा व्हाइल प्रिजर्विंग द स्टेबिलिटी, कि
एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का एम क्या है कि स्पाइन सर्जरी में होने वाले अप्रोच रिलेटेड ट्रामा, माने जो चीरा लगाने से जो ट्रामा होता है वो कम से कम हो जाए और जॉइंट की स्पाइन की स्टेबिलिटी बनी रहे। स्पाइन अनस्टेबल ना हो तो हम उसे फिक्स नहीं करना पड़ेगा किसी भी तरह के स्क्रू रॉड डाल के। ये इसका सबसे बड़ा एम है। फर्स्ट स्टेप इन मिनिमलिज्म इन स्पाइन सर्जरी इज यूज ऑफ ट्यूबुलर रिट्रैक्टर। सबसे पहले स्पाइन सर्जरी में जो छोटे चीरे की शुरुआत हुई वो थी ट्यूबुलर रिट्रैक्टर को यूज किया गया था। जो हालो ट्यूब होती है उसको जो है तो डाला गया और उसके थ्रू पूरी मसल्स को हटाते हुए उसको एंट्री कर दी गई और वो जाके वर्टेब्रल बॉडी पे चिपक गया। इसके बाद वहां पर जो भी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हमने इंस्ट्रूमेंट डाल डाल के देखे। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोसर्जिकल डिस्टेक्टोमी प्रोसीजर वाज पब्लिश्ड इन 1977। 1977 में सबसे पहले इसको नाम दिया गया माइक्रोसर्जिकल डिस्केक्टमी। डिस्क को काट के निकाल दिया गया, माइक्रोसर्जिकल बिल्कुल छोटे से चीरे से। द यूज ऑफ ट्यूबुलर रिट्रैक्टर वाज थॉट ऑफ बाय डॉक्टर कैस्पर इन 1977। डॉक्टर कैस्पर ने 1977 में सबसे पहले ट्यूबुलर रिट्रैक्टर की शुरुआत की। Perhaps the quality of vision through tubular retractor has not helped the surgeon continue using tubular retractor in lumbar discectomy and minimalism progress to this टेंडू टेक्निक। फिर क्या हुआ कि जब ये ट्यूबुलर रिट्रैक्टर का सिस्टम चालू किया गया तो शायद उसमें विजन सही नहीं आ रही थी, अच्छा सा दिखता नहीं था और धीरे धीरे ये टेक्निक और आगे प्रोग्रेस करते हुए डेस्टेंडू टेक्निक में पहुंच गई। However, after introduction of microscope vision improved, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन के बाद विजन इंप्रूव्ड हो गई, अच्छा दिखने लगा। एंड दिस टेक्निक इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द न्यूरोसर्जन। अभी भी अधिकतर न्यूरोसर्जन द्वारा इस टेक्निक को यूज किया जाता है। एंड इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर एंडोस्कोपी और माइक्रोसर्जिकल डिस्टेक्टमी, और इसको ट्यूबुलर एंडोस्कोपी या माइक्रोसर्जिकल डिस्टेक्टमी के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको डेस्टेंडू टेक्निक के बारे में बता रहे हैं। इस समय अपने देश में या संसार के अधिकतर हिस्से में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के नाम पर ट्यूबुलर रिट्रैक्टर या डेस्टेंडू टेक्निक ही हो रही है और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके ट्रू एंडोस्कोपी में बदल गई है, जिसका कि आज हम अभी आपको विवरण देंगे। ट्रू एंडोस्कोपी में इंसिजन और छोटा हो गया है। तो डेस्टेंडू टेक्निक क्या है? इन डेस्टेंडू टेक्निक द सर्जन यूजेज ए सेट ऑफ आउटर ट्यूब इंसर्ट एंड इनर ट्यूब व्हिच इज नोन एज वर्किंग इंसर्ट विद, और उसमें एक एंडोस्कोप लगा होता है 0 डिग्री का, जिससे अंदर लाइट अच्छी आती है। अब एंडोस्कोप यूज विद एंडोस्पाइन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग रिजिड स्ट्रेट 0 डिग्री एंडोस्कोप। इसमें जो एंडोस्कोप हम लोग यूज करते हैं वो 0 डिग्री एंडोस्कोप होता है। इट इज एन यूनिवर्सल एंडोस्कोप एंड सिस्टोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, साइनोस्कोपी सब में यही एंडोस्कोप यूज होता है। द आउटर ट्यूब इज एलिप्टिकल इन शेप रादर देन सर्कुलर। इसकी आउटर ट्यूब जो है वो एलिप्टिकल होती है बजाय इसके कि सर्कुलर हो। एंडोस्पाइन वाज इनिशियली यूज्ड फॉर लंबर डिस्क हर्निएशन। सबसे पहले इसका यूज किया गया लंबर डिस्क हर्निएशन को ठीक करने के लिए। द टारगेट एरिया इन लंबर रीजन एलिप्टिकल। लंबर एरिया में जो टारगेट रीजन है वो एलिप्टिकल है। इन बिटवीन 2 लाइमाइना, 2 लाइमाइना के बीच में है, क्रेनियल लाइमाइना और कार्डल लाइमाइना के बीच में। मीडियली इसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है एंड लेटरली मीडियल फैसेट होता है। हेंस द आउटर ट्यूब इज इलेक्ट्रिकल। इसलिए इस स्पेस से फिट करने के लिए बाहर की ट्यूब इलेक्ट्रिकल बनाई गई है। द इनर ट्यूब वर्किंग इंसर्ट फिट्स इनटू द आउटर ट्यूब। जो आउटर इनर ट्यूब है जिसमें हम वर्किंग चैनल बोलते हैं या जो वर्किंग इंसर्ट उसमें फिट किया जाता है वो आउटर ट्यूब के अंदर होता है और एक टाइटनिंग स्क्रू, एक स्क्रू से या रेचेट टाइप हुक से टाइट कर देते हैं। देयर इज इनहेरेंट टेलीस्कोपिंग मूवमेंट इन बिटवीन। इन ट्यूब्स के बीच में एक छोटा सा मूवमेंट हल्का सा पॉसिबल होता है। द वर्किंग इंसर्ट है 4 इनबिल्ट चैनल इनसाइड। जो वर्किंग इंसर्ट होता है उसमें 4 इनबिल्ट चैनल होते हैं उसके अंदर। ये चैनल किसके लिए होते हैं? पहला फॉर एंडोस्कोप, दूसरा फॉर सक्शन एरिया, 2 एंड एट एन एंगल ऑफ 12 डिग्री टू द वाइड चैनल फॉर इंस्ट्रूमेंट। और एक चौड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, चैनल वर्किंग चैनल होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। बिकॉज ऑफ दिस एंगल वी कैन यूज 0 डिग्री एंडोस्कोप एज एन एंगल। अब चूंकि इसमें जो चाहते हुए जो एंडोस्कोप है तो 0 डिग्री, लेकिन डाला जाता है तो 12 डिग्री एंगल पे जाता है, तो इस तरह से 12 डिग्री एंडोस्कोप की तरह काम करता है। दिस हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द फॉगिंग ऑफ एंडोस्कोप टिप। When the endoscope and instrument work parallel to each other, there is intermingling of the instruments. In addition, the surgeon has to use an angled endoscope when endoscope and instrument work parallel to each other. The 4th channel is for nerve root retractor. जो चौथा वर्किंग चैनल है वो नर्व रूट रिट्रैक्टर के लिए। 3 चैनल अपने को पहले से पता थे और ये चौथा, एक एंडोस्कोप के लिए, एक वाटर फ्लो के लिए, एक वर्किंग चैनल और एक चौथा नर्व रूट रिट्रैक्टर। वाया दिस मेथड विजन इम्प्रूव्ड
बट दिस इज ड्राई एंडोस्कोपी। इसके द्वारा विजन तो इम्प्रूव्ड हो गई, लेकिन ये चूंकि ड्राई एंडोस्कोपी है और सॉइलिंग ऑफ द एंडोस्कोपिक टिप हैम्पर्ड द विजन, जो एंडोस्कोप की टिप होती है उसमें ब्लड लग जाता है, इससे विजन खराब हो जाती है। इवोल्यूशन ऑफ एंडोस्पाइंडियो। एंडोस्पाइंडियो सिस्टम इसकी स्किन साइज, इंसिजन साइज को रिड्यूस करने के लिए डेवलप हुआ, लेकिन उसके इंडिकेशन बिल्कुल उसी तरह के हैं और इंसिजन साइज जरूर 29 mm से रिड्यूस होकर 23.5 सेंटीमीटर आ गई। धीरे धीरे ये प्रोग्रेस किया। इवोल्यूशन ऑफ आर्थोस्पाइंडियो। आर्थोस्पाइंडियो में प्रोग्रेस हो गया। आर्थोस्पाइंडियो इज सिमिलर टू एंडोस्पाइंडियो, हाउएवर इन दिस आफ्टर एंट्रिंग कैनाल सलाइन मीडियम कैन बी यूज्ड, दिस इंप्रूव्स विजन, हाउएवर इncision remains सेम। आर्थोस्पाइंडियो जो अपने चंडीगढ़ में मोहिंदर कौशल सर हैं, उन्होंने इसको विकसित किया। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कैसे हम उसकी विजन को इम्प्रूव करें, और उसमें उन्होंने सैलाइन मीडियम को यूज करना शुरू किया। इस तरह से आर्थोस्पाइंडियो में ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, जो टिप की स्वेलिंग की प्रॉब्लम थी, और विजन और इम्प्रूव्ड हो गई। फिर क्या हुआ, इन सर्च ऑफ रिड्यूसिंग इंसिजन साइज, इम्प्रूव्ड विजन एंड बेटर हीमोस्टेसिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रू एंडोस्पाइन। इस तरह से इंसिजन साइज को छोटा करने की जो कोशिश की गई और विजन संभालने की कोशिश की गई, और हीमोस्टेसिस को बेटर किया गया, ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग कम हो गई। इससे जो है तो ट्रू एंडोस्पाइन का जन्म हुआ। हाँ, एंडोस्कोपिक एनाटमी। अब मैं आपको एंडोस्कोपिक एनाटमी के बारे में बता रहा हूँ, यानी हम कैसे जानेंगे जब एंडोस्कोप डालेंगे कि ये पार्ट फला ही है, वो हमको एंडोस्कोपिक विजन में कैसा दिखेगा। The success of arthroscopic and endoscopic spine surgery hinges by and large on clear visualization and identification of various anatomical structure. थोरैकोलंबर फैसिया। अब इसमें पहला हमें जो हम बाहर से जा रहे हैं, सबसे पहले क्या मिलेगा, थोरैकोलंबर फैसिया। The thoracolumbar fascia appears as a heavy band of interwoven whitish fiber that lacks a blood supply. थोरैकोलंबर फैसिया का आर्थ्रोस्कोपिक व्यू है जो आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जिसमें बाहर जो आपको सर्कल दिख रहा है वो उसकी वाल है जो हम एंडोस्कोप डालते हैं, उसके अंदर एक थोरैकोलंबर फैसिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है और इंटरवोवन फाइबर्स का ये बना हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो पैरावर्टेब्रल मसल आती हैं लंबर स्पाइन में, जो कि वेस्कुलर होती हैं, जिनमें वेस्कुलर मसल बंडल, इन मसल बंडल में ब्लड सप्लाई होती है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से मसल अरेंज है। इन पूरी स्लाइडों में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो बाहर का आउटर सर्किल है वो एंडोस्कोप की वाल है, और जो अंदर का सर्किल है वो आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। ट्रायंगुलर वर्किंग जोन। ट्रायंगुलर वर्किंग जोन माने एक त्रिकोणीय एरिया है जहां से हमें काम करना है, जिसके थ्रू हम अपने डेस्टिनेशन पे, टारगेट पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये ट्रायंगुलर वर्किंग जोन एक सेफ जोन है जो कि एनुलस के, एनुलस मीन्स डिस्क का जो एनुलस है उसके पास्टेरोलेटरल सरफेस पर होता है और स्पाइनल कैनाल से बिल्कुल सटा हुआ होता है। ये इट इज सुटेबल फॉर सेफ लॉजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग पास्टेरोलेटरल एक्सेस टू द इंटरवर्टेब्रल डिस्क एंड द स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल और इंटरवर्टेब्रल डिस्क को एसेस करने के लिए पास्टेरोलेटरल साइड से ये एक सुरक्षित पहुंच मार्ग है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, और ये उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित रास्ता है। द एनुलर सरफेस एंड ट्रायंगुलर वर्किंग जोन इज बॉर्डर्ड एंटीरियरली बाय द एग्जिटिंग रूट। इस त्रिकोण में जो आगे की बॉर्डर है वो एग्जिटिंग रूट है, इनफियरली बाय द प्रॉक्सिमल एंड प्लेट ऑफ इनफियर लंबर सेगमेंट। नीचे जो है तो क्या है, इनफियर लंबर सेगमेंट का प्रॉक्सिमल एंड प्लेट है। जो इन प्रॉक्सिमल एंड प्लेट मीन्स जो नीचे की वर्टिब्रा है उसका ऊपर वाला हिस्सा वो इसका बेस बनाता है। इनफियरली बाय द प्रॉक्सिमल एंड इनफियर लंबर सेगमेंट, मीडियली बाय द ड्यूरल सैक, और इस त्रिकोण में मीडियल साइड ड्यूरल सैक होता है, एंड द ट्रैवर्सिंग रूट। और ड्यूरल सैक में भी सबसे बाहर कौन सा हिस्सा होता है, ट्रैवर्सिंग रूट होती है। तो यानी सबसे पहले हम ड्यूरल सैक की जगह इसको ये मिलेगी, हम जो ड्यूरल सैक में जाएंगे। एंड पास्टरली बाय द आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ दैट, और पीछे की तरफ जो है तो एडजेसेंट सेगमेंट का आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। The annular surface in the triangular working zone is covered with loosely woven globules of 8-post tissue. जो ट्रायंगुलर वर्किंग जोन की एनुलर सरफेस है, एनुलस मींस एनुलस फाइब्रोसा, जो जिसका बाहरी हिस्सा है वो उसके ऊपर लूजली वोवन ग्लोबुल 8-पोस्ट टिश्यू से कवर्ड होती है। 8-पोस्ट टिश्यू माने फैटी टिश्यू से, और वो फैटी टिश्यू की सस कैसी होती है, ग्लोब्यूल्स होती हैं, और वो लूजली वोवन माने बिल्कुल आसानी से चिपकी होती हैं एक दूसरे से। इट शुड बी नोटेड दैट द फैटी टिश्यू इज रिलेटिवली स्टेशनरी एंड डज नॉट मूव इन एंड आउट ऑफ द कैनुला एज द पेशेंट ब्रीथ। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो
जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो वो अंदर बाहर नहीं होते, जबकि एपिड्यूरल सरफेस पे जो फैट होता है वो अंदर बाहर होता है। लेकिन एनुलस के बाहरी सरफेस से जो फैट मिलता है वो ब्रीदिंग के साथ कोई मूवमेंट नहीं करता है। स्मॉल कैलिबर वेन्स दैट मे हैव टू बी कोगुलेटेड मे बी ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ ट्रायंगुलर वर्किंग जोन। जो ये ट्रायंगुलर वर्किंग जोन है, त्रिकोणीय एरिया है, इसमें बहुत छोटी छोटी स्मॉल कैलिबर की वेन्स मिल सकती हैं जिनको कि हमें कोगुलेट करना पड़ता है। कोर्स फाइब्रस बैंड ऑफ द एनुलस आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट। जब हम एडपोस्ट टिश्यू को रिमूव कर देते हैं तो एनुलस में फाइबर के कोर्स बैंड, फाइबर्स के बैंड दिखाई देते हैं। एट टाइम्स थिन लेयर ऑफ फाइबर ऑफ द श्वास मसल आर ऑब्जर्व्ड ऑन द डॉर्सोलेटरल सरफेस ऑफ द एनुलस इन द ट्रायंगुलर वर्किंग जोन। इसमें क्या है कि जो ट्रायंगुलर वर्किंग जोन है इसमें श्वास मसल के कुछ फाइबर डॉर्सोलेटरल सरफेस में दिखाई दे सकते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ ट्रायंगुलर वर्क, ये फिगर बनाया हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने इसको इलस्ट्रेट किया है ट्रायंगुलर वर्किंग जोन कैसे होता है। इसमें ABC से जो है तो उन स्ट्रक्चर्स को मार्क किया गया है और उनकी बाउंड्री वाल भी लिखी हुई है। इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रायंगुलर वर्किंग जोन किस तरह का होता है। इसके बाद आपको ये दो फिगर दिखाई दे रहे हैं, एक में ये आर्थ्रोस्कोपिक व्यू ऑफ एनुलर सरफेस इन ट्रायंगुलर वर्किंग जोन, जो ए है वो आर्थ्रोस्कोपिक व्यू है। एंड नोट द लूज वोवन एडपोस्ट टिश्यू ऑन द सरफेस ऑफ द एनुलस। इसमें आप जो है तो जो फैट ग्लोब्यूल हैं स्लाइड बी में आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। इंटर ऑपरेटिव फोटो डिमॉन्स्ट्रेटिंग प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ एनुलस। इस फोटो को क्योंकि ऑपरेशन के दौरान खींची गई, इसमें आप स्मॉल वेन्स देख सकते हैं। इंटर ऑपरेटिव फोटो शोइंग एनुलर सरफेस फॉलोइंग रिमूवल ऑफ एडपोस्ट टिश्यू। एडपोस्ट टिश्यू हटाने के बाद हमारी एनुलस फाइब्रोसिस की सरफेस कैसी होती है ये आप स्लाइड नंबर ए में देख सकते हैं। और जो इसका मैग्नीफाइड व्यू है जो स्लाइड बी है, इसमें जो है तो एवास्कुलर फाइबर जो है उसका जब हम एडपोस्ट टिश्यू हटा देते हैं तो मैग्नीफाइड व्यू है। ए थिन लेयर ऑफ श्वास मसल दैट कवर द ट्रायंगुलर वर्किंग जोन इज ऑब्जर्व्ड एंड इज बीइंग रिमूव्ड विद द एड ऑफ लेजर लाइट। इसमें लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो जो बाहरी आउटर सर्किल है लेफ्ट साइड, ये तो कैनुला का अपना जो स्कोप है उसकी वाल है। इसके बाद आपको अंदर एक सर्किल दिख रहा है, इसमें छोटी, इसमें इस तरह से जो लाइनियर स्ट्रक्चर है वो श्वास मसल्स हैं। और इसमें जो लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लेजर है जिसके थ्रू से हटाया जा रहा है श्वास मसल्स को। और वो रेंट भी आपको दिख रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे लेजर के जस्ट ऊपर जो रेंट दिख रहा है वो लेजर द्वारा इन मसल्स को हटाने की वजह से बना है। पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, इसके बाद जब हम पहुंच गए तो हमें क्या मिलेगा, पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। द फाइबर्स ऑफ द पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट एक्सटेंड लेटरली इनटू द ट्रायंगुलर वर्किंग जोन एंड एक्स्ट्राफोरामिनल रीजन। जो फाइबर होते हैं पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के, ये ट्रायंगुलर वर्किंग जोन में लेटरली जाते हैं और एक्स्ट्राफोरामिनल रीजन तक पहुंच जाते हैं। दीज फाइबर्स आर इनर्वेटेड बाय ब्रांचेज ऑफ साइनोवर्टेब्रल नर्व एंड आर हाईली सेंसिटिव टू पैल्पेशन बाय द इंसर्टेड इंस्ट्रूमेंट। ये इनको साइनोवर्टेब्रल नर्व द्वारा सप्लाई मिलती है और जो हम इंस्ट्रूमेंट डालते हैं उससे छूने पर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एनुलस एंड द एक्सपेंशन ऑफ द पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट मस्ट बी एडिक्वेटली एनेस्थेटाइज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेटिव एनुलर पेनिट्रेशन। ये ध्यान देने वाली बात है कि एनुलस की जो सुपरफिशियल सरफेस है और जो पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट का जो हिस्सा बाहर तक आता है एक्स्ट्राफोरामिनल रीजन तक, इसको हमको अच्छी तरह से एनेस्थेटाइज करना चाहिए ऑपरेशन प्रोसीजर के दौरान, ताकि उसमें दर्द ना हो। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कैडबरिक डिसेक्शन की स्लाइड है, जिसमें शोइंग फाइबर्स ऑफ पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट व्हिच एक्सटेंड टू डॉर्सोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एनुलस फोरामिनल एंड एक्स्ट्राफोरामिनल रीजन। इसमें एक कर्वडार्टी फॉर्सेप्स डाल के इसको आपको दिखाया जा रहा है कि किस लेवल तक ये एक्सटेंड कर गया है। इस स्लाइड से पता चलता है आपको इसका एक्सटेंशन क्या है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ एपिड्यूरल एंड न्यूरल टिश्यू play an important role in the pathophysiology of pain that is commonly observed in individuals with symptoms of symptomatic disc herniation, spinal stenosis and failed back surgery syndrome। गौर करने वाली बात है कि जब हमारे पास डिस्क हर्निएशन के सिम्टम में डेवलप होते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस के सिम्टम डेवलप होते हैं या फेल्ड बैक सर्जरी होती है, तो उसमें कोई ना कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है और न्यूरल टिश्यू इन्वॉल्व होता है। ये पेन की पैथोफिजियोलॉजी में, पेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको यही प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरल टिश्यू और एपिड्यूरल वेस्कुलर स्ट्रक्चर मिलकर प्रोड्यूस करते हैं। इट हैज बीन शोन दैट इंटरफेरेंस विद नॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ डेलिकेट न्यूरल एंड एपिड्यूरल वेनस सिस्टम में काज वेनस स्टेसिस, एडिमा ऑफ द नर्व रूट एंड न्यूरल फाइब्रोसिस एंड क्रॉनिक पेन। होता क्या है कि
जो ब्लड सप्लाई है उसके हैम्पर होने से जो डेलिकेट न्यूरल टिश्यू है उसमें डिजनरेशन शुरू हो जाता है। जो एपिड्यूरल वीनस सिस्टम वो कंजेशन में चला जाता है, जिससे नर्व में इडिमा आ जाता है और पेन करता है। धीरे धीरे लंबे समय तक रहने से वो न्यूरल फाइब्रोसिस में बदल जाता है और क्रॉनिक पेन का कारण बनता है। दिस फिनोमेना यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स प्रेजेंटिंग विद सिम्टोमेटिक डिस्क herniation एंड स्पाइनल स्टेनोसिस। ये फिनोमेना आपको सिम्टोमेटिक डिस्क herniation के पेशेंट में मिलता है और स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट में मिलता है। सेगमेंटल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम द एओर्टा एंड द इंटरनल इलियक आर्टरी provide blood supply to the neural arcuate and muscular structure of the spinal column। जो सेगमेंटल आर्टरी होती है एओर्टा से ब्रांचें निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेगमेंटल आर्टरी। वो सेगमेंटल आर्टरी इंटरनल इलियक ब्लड आर्टरी से जो ब्रांचें निकलती हैं वो ब्लड सप्लाई देती हैं इस स्पाइनल कार्ड के न्यूरल स्ट्रक्चर को, आसियस स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर को। इस स्लाइड में जो फोटोग्राफ है इसमें आपको आर्टरीज और वीनस सिस्टम जो भी नर्व के ऊपर रहता है वो दिखाया गया है, किस तरह से आर्टरी वीनस एनास्टोमोसिस होती है। एपिड्यूरल 8 पोस्ट टिश्यू, अब हम एपिड्यूरा तक पहुंच गए। उसके ऊपर एक 8 पोस्ट टिश्यू की कवरिंग होती है जो उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। तो एपिड्यूरल 8 पोस्ट टिश्यू इज यूजुअली सीन एज रादर लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट एंड मूव इन एंड आउट ऑफ द कैनुला व्हेन ए पेशेंट इनहेल्स एंड एक्सेल्स। कैसे हम पहचानेंगे कि हम एपिड्यूरल सिस्टम पे पहुंच गए हैं या हम एनुलस फाइब्रोसिस के बाहर वाले फैट पे हैं? इसकी पहचान ये है कि इसके जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़ी साइज के होते हैं और जो पेशेंट सांस लेता और निकालता है तो ये आगे पीछे होते हैं। दिस 8 पोस्ट टिश्यू इज सराउंडेड बाय द एपिड्यूरल वीनस सिस्टम व्हिच मस्ट बी कंट्रोल्ड व्हेन ट्रांसफॉर्मुलर इंट्राकैनालिकुलर एसेज इम्प्लाइड फॉर द रिमूवल ऑफ सेक्वेटेड डिस्क। ये 8 पोस्ट टिश्यू जो है तो एपिड्यूरल वीनस सिस्टम से घिरा हुआ होता है और इसमें वेंस को हमें ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम एपिड्यूरा पे पहुंचते हैं। जनरली हम ट्रांसफोरामिनल सर्जरी में जिसमें हम ट्रायंगुलर वर्किंग जोन से जाते हैं, हम एपिड्यूरल सिस्टम पे नहीं जाते हैं। हमें तभी जाना होता है जब कोई डिस्क सेक्वेस्ट्रेटेड हो चुकी है, पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को फाड़ करके कैनाल में एंट्री मार चुकी है और वो एपिड्यूरम सिस्टम है उसके ऊपर होती है। तो उस पोजीशन में सेक्वेस्ट्रेटेड डिस्क को निकालने के लिए हम केवल एपिड्यूरल सिस्टम पे जाते हैं और नहीं तो हम हमेशा डिस्क के अंदर रहते हैं या फोरामेन में बाहर की तरफ रहते हैं। इस स्लाइड में आपको दो ए एंड बी दो स्लाइड दिख रही हैं जिनमें स्पाइनल कॉल और हर्निएटेड लंबर डिस्क दिखाई दे रही है। इसमें हर्निएटेड लंबर डिस्क जब आप स्लाइड ए में नीचे की तरफ देखेंगे तो हर्निएटेड लंबर डिस्क है और इसका ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो हम स्लाइड बी में देखते हैं। अब सी एंड डी में हमें देखिए ट्रैवर्सिंग नर्व रूट दिख रही है, सेक्वेस्ट्रेटेड हर्निएटेड डिस्क भी दिख रही है और वेंस भी दिखाई दे रही हैं। ये स्लाइड सी में दिख रही हैं और स्लाइड डी में उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्राकैनालिकुलर लिगामेंट्स in a virgin spine, fine and mobile vascular and ligamentous structures on the floor of the spinal canal may be seen under endoscopic magnification। एक वर्जिन स्पाइन मीन्स जिसकी स्पाइन का पहले ऑपरेशन नहीं हुआ है उसमें हमें लिगामेंट स्ट्रक्चर और दिखाई देंगे और उनके स्पाइनल कैनाल के फ्लोर पे जो है तो मोबाइल वेस्कुलर सेगमेंट दिखाई देंगे। ये थोड़ा चूँकि एंडोस्कोप में मैग्निफिकेशन होता है तो बहुत छोटे स्ट्रक्चर भी मैग्नीफाइड होकर हमें दिखते हैं। हाफ मैन लिगामेंट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द वेंट्रल एंड लेटरल ड्यूरा to the posterior longitudinal ligament and the dural ligament which extends from the dura and traversing route to the posterior longitudinal ligament and periosteum may be identified following adequate hemostasis। जो हाफ मैन लिगामेंट है उसको हम जब हेमोस्टेसिस मीन्स ब्लीडिंग बंद कर देते हैं तब उसे अच्छे से देख सकते हैं। अब जो हमें स्लाइड दिख रही हैं ए और बी, ए ओरिजिनल एंडोस्कोपिक एनाटमी और बी उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें लिगामेंटल स्ट्रक्चर जो वेंट्रल ड्यूरा में और नर्व रूट में दिखते हैं वो दिखाए गए हैं। न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलस फाइब्रोसिस के अंदर का पार्ट होता है जो जेल लाइक मटेरियल हम लोग जानते हैं जो फट कर बाहर आता है जब एनुलस फाइब्रोसिस फटता है। इन एडोलसेंट क्या होता है? एडोलसेंट एज में न्यूक्लियस पल्पोसस वेल कंटेंड होता है एक एनुलर रिंग के अंदर जो कि वाइटिस कॉटन बाल अपीयरेंस देता है। यानी अगर हम एक एडोलसेंट पर्सन में देखें तो हम क्या पाएंगे कि जो उसका अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस है ऐसा लगेगा कि कॉटन बाल देख रहे हैं, हमें कॉटन बाल टाइप का अपीयरेंस मिलेगा। ये न्यूक्लियस ब्रेक्स ऑफ होता है, सेपरेट हो जाता है आसानी से। इट इज़ नॉट लिक्विड एंड डज नॉट फ्लो। बताया गया है जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि जेल है और हमने वो कोई चीरा लगाया और बह गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट लिक्विड डज नॉट फ्लो। न्यूक्लियर टिश्यू एब्जॉर्ब्स अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड हैज ए टेंडेंसी टू स्वेल। ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ये अच्छी खासा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और
सूज जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। बाई कॉन्ट्रास्ट द न्यूक्लियस विल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड पार्सली कोलाइनाइड इन द 5th and 6th डिकेड ऑफ लाइफ। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियस जो है तो जिंदगी के 5वें और 6वें दशक में 50-60 साल की उम्र में डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी उसका वाटर निकल जाता है और वो कोलाइनाइड हो जाता है। ए मिक्सचर ऑफ कोलाइनाइड टिश्यू एंड वाइटिस ऑफ न्यूक्लियस मे बी ऑब्जर्व्ड विद इन द इंटरवर्टेब्रल डिस्क इन द ओल्डर ग्रुप ऑफ पेशेंट। अगर हम ओल्डर ग्रुप के पेशेंट्स में देखें तो हमको कॉटन बाल भी मिलेंगी, यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर भी मिलेगा और कोलाइनाइड मटेरियल मिलेगा। इन दिस ओल्डर ग्रुप इन एडिशन मल्टीपल कोलाइनाइड फ्री फ्रेगमेंट्स फ्लोटिंग विद इन द डिस्क सिस्टम में आल्सो विजिबल। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि उसी न्यूक्लियस मटेरियल में कोलाइनाइड मटेरियल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट तैर रहे होते हैं। अब हम जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें हमको दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। फिगर ए ओरिजिनल एंडोस्कोपिक व्यू है जैसा हम ओरिजिनल देखते हैं, और बी उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम ये समझेंगे कि मैं कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है और कैसा दिख रहा है। इसमें ये 45 साल की उम्र के एक व्यक्ति का न्यूक्लियस पल्पोसस है जो कि जिस इंट्राडिस्कल इंजेक्शन लगाया गया इंडिगो कार्मीन का, इसके बाद देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो मटेरियल नियम है, जो मटेरियल कोलाइनाइड हो जाएगा वो इंडिगो कार्मीन के रंग से नहीं रेंगेगा, यानी ग्रीन नहीं दिखेगा, और नॉर्मल न्यूक्लियस ग्रीन दिखेगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पार्सली कोलाइनाइड टिश्यू जो कि अभी रंग उसके रंग में नहीं आ पाया इंडिगो कार्मीन के, वो मिक्स हो रहा है नॉर्मल न्यूक्लियस में, यानी जो कलर्ड हो चुका है। अब इस स्लाइड में हम जो दो फिगर देख रहे हैं, एक इंट्रा ऑपरेटिव एंडोस्कोपिक व्यू है इंटरवर्टेब्रल डिस्क का। नोट मल्टीपल कोलाइनाइड फ्री फ्रेगमेंट्स फ्लोटिंग विद इन ए डिजेनरेटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये इंट्राडिस्कल सेक्वेस्ट्रेशन कहेंगे इसे। इसमें हम डिस्क के अंदर गए हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि जो कलर्ड मटेरियल है वो नॉर्मल न्यूक्लियस है, उसके बीच में कुछ बिना कलर्ड मटेरियल के टुकड़े तैर रहे हैं, ये कोलाइनाइड मटेरियल है। तो इसको हम कहते हैं इंट्राडिस्कल सेक्वेस्ट्रेटेड हो गया न्यूक्लियस पल्पोसस, खराब हो गया लेकिन है अभी डिस्क के अंदर ही, इसीलिए इंट्राडिस्कल सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस मीन्स डिस्क का बाहरी हिस्सा। In annular depression, the nucleus becomes dehydrated and collagenized and begins to migrate partially through torn fibers of the annulus fibrosus. From a clinician's point of view, the dorsolateral migration of the nuclear tissue will present three distinct anatomical and imaging presentations. A partial tear of the annular fiber may cause an intra-annular herniation with imaging evidence of a small and gradually developed bulge or protrusion of the annulus. जब हम और इससे ज़्यादा सीरियस लेवल पे पहुंचते हैं, बाई कंट्रास्ट सब लिगामेंटस माइग्रेशन ऑफ द कोलाइनाइड न्यूक्लियर टिश्यू इज एसोसिएटेड विद अ सडन चेंज ऑफ एक्सटर्नल ज्योमेट्री ऑफ द एनुलस with an imaging appearance of a distinct herniation having a smooth border. When the integrity of posterior longitudinal ligament has been altered, the collagenide nuclear fragments are dislodged into the spinal canal. Imaging studies will reveal a large extradural sequestrated fragment with irregular and uneven border. It means यहाँ पर डिस्क sequestrated हो गई है, लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को फाड़ के बाहर आ गई है और ये स्पाइनल कैनाल में चली गई है। इसको निकालने के लिए हमें अपनी स्कोप को एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस के साथ जाते हुए एपिड्यूरल स्पेस में जाना पड़ेगा, जबकि इसके पहले जो लिगामेंट के अंदर ही थी उसको हम डिस्क के थ्रू ही निकाल लेंगे। उसके लिए हमें स्पाइनल कैनाल में एंट्री मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक स्लाइड है जिसमें आप फ्रेश कैडबरी के स्पेसिमेन ऑफ डिजेनरेटेड डिस्क फॉलोइंग इंजेक्शन ऑफ मिथिलीन ब्लू देख रहे हैं। इसमें नोट द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियर टिश्यू, एनुलर टियर एंड माइग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू पेरीफेरी। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर टिश्यू पहले पेरीफेरी में गया है, इसके बाद चूंकि पास्टियर पार्ट सबसे वीक पार्ट होता है डिस्क का, वो फटता है और उसके थ्रू वो बाहर जाता है और सब लिगामेंटस होता है, जिसे हम कहते हैं अभी की डिस्क हर्निएशन है मगर कंटेंड है। इसके बाद ये लिगामेंट को फाड़ के बाहर चला जाता है, जब हम कहते हैं सेक्वेस्ट्रेटेड हो गया, स्पाइनल कैनाल में चला गया है। कैप्सुलर लिगामेंटस फ्लेमम कॉम्प्लेक्स, अब ये पूरा हिस्सा कैप्सूल और लिगामेंटस फ्लेमम कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ड्यूरिंग फोरामिनल और ट्रांसफोरामिनल इंट्राकैनालिकुलर सर्जरी, इस पर गौर कर दीजिए, इंट्राकैनालिकुलर सर्जरी नॉट इंट्राडिस्कल, द कैप्सूल ऑफ द फैसेट जॉइंट कंबाइंड विद ए थिकन्ड इन्फ्लेम्ड लिगामेंटम फ्लेमम may interfere with free passage of instruments for surgical removal or vaporization of the content of the spinal canal. Removal of the fibers of posterior longitudinal ligament invariably is adequate and will provide ample access to the ventral surface of the dura sac and traversing route. इसमें क्या है कि जो पूरा लिगामेंटस कॉम्प्लेक्स है, लिगामेंट चूंकि बाहर तक आता है, इसके साथ डिस्क कोलैप्स हो जाती है, तो जो स्पेस है अगर हम कैनाल में जाना भी चाहें तो कम हो जाता है। तो इसके लिए जनरली हम जो लिगामेंटम फ्लेमम का बाहरी हिस्सा है,
जो बाहर तक आ गया उसे निकाल देते हैं और आसानी से कैनाल में जा सकते हैं, जब तक कि डिस्क बहुत ज़्यादा डिजनरेट नहीं हुई है और हाइट बहुत कम नहीं हुई है। एंडोस्कोपिक व्यू ऑफ कैप्सुलर लिगामेंटम फ्लेम कॉम्प्लेक्स ए एंड BC मैग्नीफाइड व्यू ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट फ्लेम कॉम्प्लेक्स विच अपीयर्स एज एन वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ये सी इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। ए और बी ओरिजिनल एंडोस्कोपिक एनाटमी है, जिसमें हम अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तो कोई भी टिश्यू है कैसा दिख रहा है। पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये गौर करने वाली बात है कि पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट कहाँ है। पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट वेंट्रल सरफेस ऑफ स्पाइनल कैनाल में होता है, यानी वर्टेब्रल बॉडी के पीछे वाले हिस्से सटा होता है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट वर्टेब्रल बॉडी के एंटीरियर साइड में, यानी एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है। तो ये वेंट्रल सरफेस है पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट may be observed when subligamentous access to a contained disc herniation has been attempted. Visualization of the ventral surface of posterior longitudinal ligament signifies that adequate decompression of the nerve root and dural sac has been accomplished. Posterior longitudinal ligament की जब हमें ventral surface दिखने लगती है तो हम ये जान जाते हैं कि नहीं ये पर्याप्त डिकम्प्रेशन हो गया है। फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द टर्न फाइबर ऑफ एनुलस पार्शियल न्यूक्लियोटमी एंड क्रिएशन ऑफ स्मॉल कैविटी ventral to the posterior longitudinal ligament. In contrast to the nucleus, the fibers of the posterior longitudinal ligament run perpendicular to the vertebral plates and are seen as avascular structure. Annulus की तुलना में जिसके इसके फाइबर जो है तो वर्टेब्रल एंड प्लेट के परपेंडिकुलर होते हैं और बिल्कुल एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इस स्लाइड में हम 3 फिगर देख रहे हैं। ए एंड बी ओरिजिनल एंडोस्कोपिक एनाटमी और सी उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए में इंट्रा ऑपरेटिव फोटो है जो वेंट्रल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट को दिखा रही है फॉलोइंग इवैक्यूएशन ऑफ कंटेंट डिस्क हर्निएशन, और बी और सी में मैग्नीफाइड व्यू है वेंट्रल सरफेस का और सी में पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। सिम्टम जनरेटर, अब हम बात करेंगे सिम्टम जनरेटर की। हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन है या और कोई दिक्कत है, वो कहाँ से आती है, किस जगह पे वो पैदा होती है, कहाँ पर स्पाइनल कार्ड के किस हिस्से में। इसको हम अगर हम देखें, हम पीछे से अगर स्पाइनल कार्ड को देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, वर्टेब्रल बॉडी के बीच का एरिया होता है, ऊपर नीचे की वर्टेब्रल बॉडी के पेडिकल के बीच में जो एरिया होता है उसे हम 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा है जो क्रेनियल पेडिकल के नीचे से शुरू होकर प्राक्सिमल वर्टेब्रा के या क्रेनियल वर्टेब्रा के निचली एंड प्लेट पे ख़त्म होता है, और इसके बाद जो मिडिल उसे हम कहते हैं अपर जोन, जो मिडिल जोन है वो डिस्क के सामने का हिस्सा होता है, और लोअर जोन इसके नीचे का हिस्सा जो कार्डल वर्टेब्रा है उसके पेडिकल के अपर सरफेस तक होता है। इस तरह से हम इसको 3 हिस्से में बांट सकते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन। इन्हीं 3 जोन्स में 9 सिम्टम जनरेटर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो ये सब प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। तो अब ये इस पर डिपेंड करता है कि किस जोन से कौन सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, और जो स्ट्रक्चर उस जोन से निकल रहा है वहाँ पर होने वाली पैथोलॉजी से वही स्ट्रक्चर प्रभावित होगा और उसी के सिम्टम हमें पेशेंट में दिखाई देंगे। तो जैसे अपर जोन है, अपर जोन लाइज विद इन कन्फाइंस ऑफ अपर वर्टेब्रल बॉडी इन विच अपर वर्टेब्रल बॉडी इन फ्रंट, पेडिकल अबव, inferior articular process behind and canal between these structures. Structures which are passing from this space is dural sac in middle and exiting nerve root laterally. Exiting nerve root हमेशा क्रेनियल वर्टेब्रा के पेडिकल के नीचे से होते हुए इस तरह से लेटरली जाती हैं। सिम्टम यहाँ पर कितने सिम्टम जनरेटर मिलेंगे? यहाँ पर पहला सिम्टम जनरेटर एक्जिला में मिलेगा, एंड वेयर एग्जिटिंग नर्व कमिंग आउट थीकल सैक गोइंग डाउन नोन एज हिडन जोन ऑफ मैकनेब। एक्जिला क्या है? एक्जिला वो पार्ट है जहाँ से एग्जिटिंग रूट स्पाइनल कार्ड से निकलना शुरू होती है। तो ये मेन स्पाइनल कार्ड हो गई, ये एग्जिटिंग रूट निकल रही, इसके बीच में जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको एक्जिला बोलते हैं। जब कोई डिस्क कंटेंट हो हर्निएट होकर यहाँ पर आ जाती है तो उसको कहते हैं एक्जिलरी डिस्क, और इसके बाहर का ये वाला हिस्सा इसको शोल्डर बोलते हैं। तो जो एक्जिला है इसको हिडन जोन ऑफ मैकनेब बोलते हैं। ये छुपा हुआ होता है, बाहर से हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि जो एग्जिटिंग रूट है वो इसको छिपा लेती है। तो पहला इशू वहाँ पर हुआ हिडन जोन ऑफ मैकनेब में, दूसरा हुआ सेकेंड इन पार्स इंट्राआर्टिकुलरिस, थर्ड इन हाइपरट्रॉफीज टिप ऑफ एसएपी नोन एज जी नॉट। जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है उसकी जो टिप है वो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वहाँ पर ढेर सारे लिगामेंट लगते हैं और सब मिलके एक मेश टाइप बना लेते हैं जिसको हम जी नॉट माने गोरे नॉट के नाम से जानते हैं।
देयर इज नो डिस्क आर फैसेट ज्वाइंट इन द अपर जोन। अपर जोन में कोई डिस्क नहीं होती, क्योंकि जहाँ से डिस्क की शुरुआत होती है वहीं से मिडिल जोन शुरू होता है, तो यहाँ तो कोई डिस्क भी नहीं होती और कोई फैसेट ज्वाइंट भी नहीं होता अपर जोन में। अब आए मिडिल जोन में। मिडिल जोन कहाँ होता है? मिडिल जोन लाइज बिटवीन बोथ फैसेटेज लाइक पिंसर हेड्स एंड कैनाल लाइज बिहाइंड द डिस्क। इनसे जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो है थीकल सैक। इस एरिया से केवल थीकल सैक निकलता है, लेकिन जब थीकल सैक निकलता है तो उससे क्या निकलता है? साथ में उसमें ट्रैवर्सिंग रूट भी जाती है। यहाँ पर सिम्टम जनरेटर होते हैं क्या? डिस्क हर्निएशन सेंट्रल, पैरा सेंट्रल एंड फोरामिनल। जो डिस्क हर्निएट होती है, चूंकि इसी एरिया में डिस्क पाई जाती है, तो सेंट्रल भी हर्निएट हो सकती है, पैरा सेंट्रल भी हो सकती है और फोरामिनल भी हो सकती है। दूसरा थीकल सैक टिश्यू हाइपरट्राफी इन मीडियल वाला फैसेट, जो फैसेट की मीडियल वाल है उसमें जो है तो टिश्यू हाइपरट्राफी हो जाता है। तीसरा टिश्यू इन फोरामेन क्रिएट्स जी नॉट, जो फोरामेन है उसमें जो सॉफ्ट टिश्यू है जो उसके साथ टिप के साथ मिलकर क्या बनाता है? जी नॉट बनाता है। एमलगमेशन ऑफ ऑस्टियोफाइड हाइपरट्राफिक टिश्यू इंट्राफोरामिनल लिगामेंट, इसमें क्या क्या होता है? ऑस्टियोफाइड। ऑस्टियोफाइड कहाँ से आता है? अपर वर्टिब्रा के कार्डल प्लेट से, एंड प्लेट से इस तरह से नीचे की तरफ टिश्यू हाइपरट्राफी होकर ऑस्टियोफाइट निकलते हैं, ये मिडिल जोन में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये फोरामिनल लिगामेंट के साथ मिलकर, वाई लिगामेंट के साथ मिलकर एक मेस बनाते हैं जिसको हम जी नॉट कह सकते हैं। जी नॉट मीन्स गोरे नट। इसके बाद हमारा आता है लोअर जोन। लोअर जोन लाइज विद इन कन्फाइंस ऑफ लोअर वर्टेब्रल बॉडी बिलो डिस्क। अपर जोन डिस्क के ऊपर, मिडिल जोन डिस्क के सामने, लोअर जोन डिस्क के नीचे। तो स्ट्रक्चर्स इसमें क्या क्या निकलते हैं? ट्रेवर्सिंग नर्व रूट क्लोज टू लोअर बॉडी पासेस बिलो पेडिकल। यहाँ पर वो क्या होती है, उसको कहेंगे ट्रेवर्सिंग रूट, और वही ट्रेवर्सिंग रूट पेडिकल के ऊपर तक ट्रेवर्सिंग है, पेडिकल के नीचे यूं घूम के बाहर आ जाती है, एग्जिटिंग रूट बन जाती है। तो यहाँ पर जो जनरेटर होते हैं सिम्टम जनरेटर, एक है चेंजेस इन पार्ट वन ऑफ लेटरल रिसेस इन विच पाउच ऑफ लोअर एनुलस विच इज नॉट अटैच एज ऑफ बॉडी कम्स डाउन देन अटैच बिलो। इसमें क्या होता है? पाउच ऑफ लोअर एनुलस, जिसे हम बल्जिंग डिस्क कहते हैं, बल्जिंग डिस्क, नॉट डिस्क हर्निएशन, डिस्क बल्ज। तो इसमें क्या होता है? पाउच बन जाता है लोअर एनुलस का, जो कि नॉट अटैच एज ऑफ बॉडी कम्स डाउन देन अटैच बिलो, ये थोड़ा नीचे जाके अटैच होता है और बल्ज बन जाता है। दूसरा चेंज इन लोअर पोल ऑफ इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फैसेट ज्वाइंट, जो फैसेट ज्वाइंट होता है इसका इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उसके लोअर पोल में चेंजेज आते हैं। तीसरा लिगामेंटम फ्लेमो। इन शॉर्ट वी हैव 9 सिम्टम जनरेटर। संक्षेप में अगर हम कहें तो हम 9 सिम्टम जनरेटर हैं। पेन जनरेटर इन स्ट्रक्चरल चेंजेज इन अराउंड दीज टू नर्व्स एग्जिटिंग एंड ट्रेवर्सिंग। उसके आसपास जो स्ट्रक्चर पेन जनरेटर हैं, एंड थीकल सैक के आसपास डिस्क आर front wall of middle zone altered and creates inflammation around exiting and traversing nerve and thecal sac which lies in between these two facets posterior wall of canal। इसको हम और अगर ध्यान से देखते हैं तो एग्जिटिंग और ट्रैवर्सिंग रूट के बीच में जो थीकल सैक होता है, इसके सामने जो डिस्क होती है, मिडिल जोन होता है, उसमें जब कोई अल्ट्रेशन होता है और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है तो एग्जिटिंग और ट्रैवर्सिंग रूट को इन्फ्लेम्ड करता है और हमको पेन की फीलिंग आती है। न्यू गोरे सिम्टम मैट्रिक्स। डॉक्टर गोरे ने इन्हीं सिम्टम के आधार पर एक चार्ट या एक टेबल डिसाइड की, जिसे हम गोरे मैट्रिक्स कहते हैं, जिससे हम जान जाते हैं कि कैसा क्या, कौन सी दिक्कत किस जगह पर है। तो न्यू गोरे सिस्टमैटिक्स रिप्लेसेस कैडबरिक डिजनरेटिव कास्केडार इमेज बेस्ड डिसीजन। जो नया गोरे सिस्टमैटिक्स है ये इमेज बेस्ड डिसीजन की जगह को रिप्लेस करता है। वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इनपुट फ्रॉम पेशेंट इन प्री ऑफ ऑपरेशन के पहले, पेशेंट से अगर डिटेल्ड इनपुट लिया जाए, इंट्रा ऑपरेशन के दौरान वो क्या बताता है, एंड पोस्ट ऑप पीरियड में उसको क्या दिक्कत रहती है। डिजनरेशन एंड रिजल्टिंग सिम्टम कैन बी पुट इनटू 6 डिस्टिंक्ट ग्रुप। उसके बाद उसके जो सिम्टम आते हैं उनको हम 6 ग्रुप में रख सकते हैं। इस तरह से जो हम सिम्टम देखते हैं, जो पेशेंट ऑपरेशन के पहले बताते हैं, ऑपरेशन के दौरान बताते हैं और ऑपरेशन के बाद बताते हैं, और जो डिजनरेशन होता है, जो सिम्टम निकल पैदा होते हैं, उनको हम 6 ग्रुपों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है नी एंड हील पेन। ये नी एंड हील पेन कहाँ से आता है? इस तरह से 6 ग्रुप हैं। नी एंड हील पेन आता है ड्यू टू एनुलर टियर एंड लीक एंड अर्ली केमिकल रेडिकुलाइटिस। जो एनुलर टियर होती है उसकी वजह से जो लीकेज होता है जो अंदर न्यूक्लियस पल्पोसस है, जो इम्यूनोजेनिक होता है, और केमिकल रेडिकुलाइटिस होती है, इससे नर्व इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और ये नी और हील पेन को जन्म देती हैं।
लो बैक पेन, दूसरा सिम्टम ग्रुप है लो बैक पेन। लो बैक पेन कहाँ से आता है? लो बैक पेन का क्या कारण है? लो बैक पेन का कारण है क्रॉनिक नॉन हीलिंग सेंट्रल पास्टीरियर एनुलर टियर विद आर विदाउट ट्रैप्ड फ्रेगमेंट्स जनरली सब लिगामेंटस। लिगामेंट के नीचे जो भी मटेरियल है होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो क्रॉनिक नॉन हीलिंग जो है तो टियर बन जाती है। तो ये पास्टीरियर एनुलर टियर जो क्रॉनिक होती है, नॉन हीलिंग माने हील नहीं होती है, लंबे समय तक रहती है, विद और विदाउट ट्रैक। अब वो हील क्यों नहीं हुई, उसमें अधिकतर ये कारण होता है कि एनुलर फाइब्रोसिस के फ्रैगमेंट अंदर फंस जाते हैं और उसे हील नहीं होने देते। तो इस तरह से यह एक कंटेंट डिस्क होती है जो लो बैक पेन को जन्म देती है। जो तीसरा ग्रुप है जिसे हम सियाटिका कहते हैं, वो क्यों होता है? सियाटिका इज एनुलर टियर विद हर्निएटेड पास्टीरोलेटरल न्यूक्लियर फ्रेगमेंट। ये गौर करने वाली बात है, अगर ये पास्टीरियर होंगे तो लो बैक पेन को जन्म देंगे, लेकिन अगर पास्टीरोलेटरल चले गए तो उससे मैकेनिकल और केमिकल रेडिकुलाइटिस जो होती है वो सियाटिका का कारण बनती है। चौथा ग्रुप है जो फैसेट डिजनरेशन एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से जो फेस्टोजेनिक बैक पेन। फेस्टोजेनिक बैक पेन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? हम किसी भी पेशेंट से बोलेंगे आप ऐसे करिए हाइपर एक्सटेंशन, और अगर उसे आराम मिल जाता है इसका मतलब जो बैक पेन है उसको फैसेट की वजह से है। तो ये फैसेट जनरेशन और डिजनरेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से आता है। पांचवा ग्रुप है वो क्लाडिकेशन हाइपरट्रॉफिक टिश्यू अराउंड एसएपी एंड क्रॉनिक एनुलर चेंजेस इन अपर फोरामेन विद और विदाउट कोलैप्स ऑफ द डिस्क। तो क्लाडिकेशन कहाँ से आता है? टिश्यू हाइपरट्रॉफी होती है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस के आसपास, और क्रॉनिक एनुलर चेंजेज होते हैं जो कि फोरामेन को विद आर इन अपर फोरामेन में होते हैं विद आर विदाउट कोलैप्स ऑफ डिस्क। डिस्क कोलैप्स भी हो सकती है इस केस में, नहीं भी कोलैप्स हो सकती, तो इससे क्लाडिकेशन पैदा होता है। और छठवां है क्लाडिकेशन जो कि अनस्टेबल स्पाइन की वजह से होता है। स्पाइनल फ्रेगमेंट जो वर्टेब्रल बॉडी हैं वो अनस्टेबल हो जाती हैं, और इस तरह से सिम्टम प्राइमरली ड्राइव ओवर डिसीजन मेकिंग एडेड टू प्रिसाइज इमेज एनालिसिस लीड्स टू सर्टेनिटी ऑफ आउटकम ऑफ आवर इंटरवेंशन। इस तरह से हम जब इसे 6 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं तो हम देखेंगे पेशेंट को कौन सा पेन है, और जिस ग्रुप में पेन है उसमें वही स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं और वहीं पर हमें वर्क करना है, वहीं पर हमें सर्जरी करनी है। तो ये हमारे डिसीजन मेकिंग को आसान बना देते हैं। और प्रिसाइज इमेज MRI की जब हम इमेज को उसी आधार पे एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्जिकल इंटरवेंशन हम कर रहे हैं उससे आने वाले आउटकम के बारे में हम निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं हम इसको पकड़ लिए और हम इसी को ठीक करेंगे तो पेशेंट को दर्द से राहत देगा। एज डॉक्टर गोरे said, our ability to visualize pain generator and put back learning about symptom pathology and correlation in clinical analysis has resulted in our algorithm and matrix which is called as गोरे मैट्रिक्स। कि हमारी ये योग्यता कि हम पेन जनरेटर को पहचान लें और सिम्टम पैथोलॉजी को उससे कोरिलेट कर लें और क्लिनिकल एनालिसिस में हमें भी मिले कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही है। इसके बाद इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हम गोरे मैट्रिक्स के तौर पर उसे कंक्लूड करते हैं। 6 कॉमन वेरिएंट्स ऑफ सिम्टम एंड रिलेवेंट ट्रीटमेंट ऑफ टारगेट समराइज्ड एज गोरे मैट्रिक्स। सिम्टम ग्रुप 6 तरह के जो सिम्टम ग्रुप हैं उनका जो टारगेट पार्ट है और उनका रिलेवेंट ट्रीटमेंट है उसको हम समराइज करते हैं। तो हम किसमें देखते हैं कि वो गोरे मैट्रिक्स है। गोरे मैट्रिक्स इज ए क्लिनिकल सिम्टम बेस्ड कास्केड एडिंग एन एलिमेंट ऑफ टाइम एंड सम प्रेडिक्टेबिलिटी टू द प्रोग्रेशन ऑफ चेंजेस। इससे हमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है कि आगे चलकर चेंजेस किस तरह से होने वाले हैं। ये एक आपके सामने जो स्लाइड है इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम सिम्टम है, दूसरा कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच हम पहले ही से कैसे डील करते थे और अब गोरे सिस्टम अप्रोच से कैसे डील करते हैं। तो पहला सिम्टम है लेटरल नी एंड हील पेन। इसमें हम क्या करते थे पहले, इसमें क्या है अर्ली डिजनरेशन एंड न्यूरल टियर लीक मिलता है जो L5 या S1 रूट को अफेक्ट करता है। और कॉमन थ्रेड ऑफ न्यूरैल्जिया शुड एंड कैन बी इस्टेब्लिश्ड। न्यूरैल्जिया का कार्य यहाँ से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी, हम लोकल एक्सरे करते थे पेनफुल एरिया का और नॉन स्पेसिफिक कास्ट ट्रीट करते थे एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन से, नेमली नी ऑस्टियोआर्थ्रोसिस और प्लांटर फैसियाइटिस। और कभी कभी हम उसे प्लांटर फैसियाइटिस मानते हैं, कभी कभी नी ऑस्टियोआर्थ्रोसिस के तौर पे हम उसे देखते हैं जो सिम्टम होते हैं। गोरे सिस्टम अप्रोच में हम क्या करेंगे, डिटेक्ट कन्फर्म एंड मॉनिटर पेन बाई गोरे साइन। गोरे साइन क्या है, उसके द्वारा हम कन्फर्म करते हैं कि जो पेन आ रहा है वो वास्तव में उसी पॉइंट से है। इसके लिए उन्होंने एक गोरे साइन है जो अब जनरली अपनी बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, हालांकि न्यूरो की बुक्स में मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं टार्सल टनल में या जो नर्व इन्फ्लेम्ड हो गई हैं उनके टारगेट पॉइंट में
एक लोकल एनेस्थेटिक लगा देते हैं, जिससे वो दर्द तुरंत खत्म हो जाता है और हमें कन्फर्म हो जाता है कि जिस डर्मेटोमल रीजन में हमने लगाया है और अगर दर्द खत्म हो गया यानी वही नर्व रूट इन्वॉल्व है। तो इसमें नो इमेजिंग कोरिलेशन नीडेड रूटीनली। MRI इमेज की कोई कोरिलेशन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि रूट कौन सी रूट इसमें इन्वॉल्व हो रही है। डायग्नोसिस ऑफ केमिकल रेडिकुलाइटिस बेस्ड नॉट ऑन डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन बट पैल्पेशन ऑफ नर्व डिस्टली एंड डिस्टल ब्लॉक एट एंकल हेल्प्स, दिस इज नोन एज गोरे साइन। इसमें हमें इमेज के आधार पर नहीं बल्कि नर्व को टटोलते हैं, जो भी नर्व है उसको पैल्पेट करते हैं दूर डिस्टली, और ये देखते हैं कहाँ पर पेन है, और उसके डिस्टल एंड पे हम 2 ml जाइलोकेन लगा देते हैं और पेशेंट तुरंत अरे बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। इट मीन्स दिस इज नर्व विच इज कल्प्रिट फॉर दिस सिम्टम एंड दिस इज नोन एज गोरे साइन एंड वेरी कंफर्मेटरी टेस्ट, नो नीड ऑफ एनी इमेजिंग एंड दिस इज मोर रिलायबल देन इमेजिंग, दिस इज नोन एज गोरे साइन। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जिसमें हम जो 6 सिम्टम कॉम्प्लेक्स थे जिनको हमने 6 ग्रुप में बांटा था, उनको उसका दूसरा पार्ट वो क्या है, लो बैक पेन। ये फैसेट ओरिजिन का हो सकता है, पैरा स्पाइनल हो सकता है, वेल लोकलाइज्ड होता है, बायलेटरल डिस्टिंक्ट सिम्टम मिलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है इसे ठीक करने के लिए, हम पहले क्या करते थे, एक्सरे करते थे, CT MRI करते थे, नॉन स्पेसिफिक एनाल्जेसिक देते थे, और ट्रीटमेंट जनरली टू मास्क पेन और फ्यूजन, जनरली जो ट्रीटमेंट देते थे किसी तरीके से दर्द कम हो जाए, और या वर्टेब्रल बॉडी को फ्यूजन कर देते थे। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इसको ये कहाँ से आ रहा है। अगर फैसेट से आ रहा है तो पेन इंक्रीज ऑन एक्सटेंशन वाइल डूइंग मैकेंजी टेस्ट, ट्रीटमेंट इज फैसेट ब्लॉक। मैकेंजी टेस्ट में अगर बढ़ रहा है तो फैसेट ब्लॉक। आर विजुलाइज डिनर्वेशन ऑफ मीडियल ब्रांच ऑफ डॉर्सल रेमस, इमेजिंग कोरिलेशन नीडेड। इसमें इमेजिंग कोरिलेशन करना जरूरी होता है, MRI से हमें चेक करना चाहिए। और इसमें जो है तो मैकेंजी टेस्ट करते हैं तो वो बढ़ जाता है पेन डॉर्सल एक्सटेंशन पे, पेन इंक्रीजेज ऑन एक्सटेंशन। तो इसमें जो है तो हम फैसेट ब्लॉक करते हैं या मीडियल ब्रांच ब्लॉक को डिनर्व कर देते हैं। अब अगला सिम्टम जनरेटर जो है, जो डिस्टिंक्ट सिम्टम ग्रुप है, जनरेटर नहीं डिस्टिंक्ट सिम्टम ग्रुप है थर्ड, लो बैक पेन एक्जियल आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो पेन है वो यहीं इसी रीजन में है, या तो एक्जियल वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल इस तरह से है पीठ पीछे की तरफ। वर्टिकल आर ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेम्ड सेंट्रल एन्युलर टीयर, ये लंबे समय तक रहने वाले सेंट्रल एन्युलर टीयर की वजह से होता है। जो वर्टिकल होता है अगर L4-5 ओरिजिन से निकलेगा, अगर L5S1 ओरिजिन का होगा तो हॉरिजॉन्टल पेशेंट इस तरह से हाथ रख के बताएगा सर दर्द हो रहा है यहाँ, और जब L4-5 का होगा तो कहे सर ऊपर से नीचे दर्द हो रहा है, इस तरह से हाथ फेरेगा। नो स्पेसिफिक डायग्नोसिस, ट्रैक्शन डायथर्मी और IFT। पहले हम क्या करते थे, इसकी कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं बनती थी, पेशेंट को ट्रैक्शन देते थे, डायथर्मी देते थे, इंटरफेरेंशियल थेरेपी देते थे। अब क्या है, अब हम इसमें डिस्कोग्राफी करेंगे। डिस्कोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम डिस्क के अंदर जाइलोकेन के साथ एक कंट्रास्ट मीडियम डालते हैं और इसको इंट्राडिस्कल इंजेक्शन दे देते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाल देते हैं। तो क्या है, इफ़ ओनली लीकिंग टीयर, तो इससे हम ये पता चल जाता है कि कोई टीयर लीक तो नहीं कर रही, कोई टीयर है जो लीक कर रही है। पेन जनरेटर इज नॉट डायग्नोज आर विजुलाइज एंड इमेज एलान में नॉट क्लैरिफाइड टू पैथोलॉजी। ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। और अब इसमें क्या, इफ फ्रेगमेंट, अब हम देखते हैं कि अगर जो हमने उसमें कंट्रास्ट मटेरियल डाला है क्या निकल रहा है। इफ फ्रेगमेंट देन एंडोस्कोपिक क्लीनिंग ऑफ क्रॉनिक पोस्टीरियर एनुलर टीयर एंड श्रिंकिंग एनुलस में वर्क, एडेड यूज ऑफ PRP और डर्वन प्लग हेल्प्स। इस सीन में हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी से क्लीनिंग कर देते हैं क्रॉनिक पोस्टीरियर एनुलर टीयर की, और एनुलस को श्रिंक कर देते हैं वाया बाइपोलर काटरी। और इससे भी अगर हमें आगे कुछ करना है, चूँकि लंबे समय से बंद नहीं हो रही है टीयर, तो जनरली तो ये एंट्रेड फ्रेगमेंट की वजह से होती है, तो हम फ्रेगमेंट को क्लीन कर देंगे एंडोस्कोपी से। अगर हम और कुछ कर तो वहाँ पे PRP डाल देंगे या डर्वन प्लग डाल देंगे। डर्वन प्लग, जो डर्वन मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर डॉक्टर गोरे ने जो काम करके जो एक थेरेपी तैयार की है PRP की तरह की, उसमें जो हम निकालते हैं प्लग, उसे डर्वन प्लग के नाम से जानते हैं। जो हमारा चौथा ग्रुप है, डिस्टिंक्ट सिम्टम ग्रुप, जो हमने 6 ग्रुप बनाए थे उसमें चौथा ग्रुप है वो सियाटिका का है, जो कि L5S1 नर्व रूट के अलॉन्ग पता चलता है, जिसमें डीप पेरोनियल या सूरल नर्व इन्वॉल्व होती है, जिसको हम SLR टेस्ट से और न्यूरो एग्जामिनेशन से चेक करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती थी, पहले हम क्या करते थे, पेशेंट को रेस्ट करने की सलाह देते थे, ट्रैक्शन सर्जरी, ओपन पास्टियर मिड लाइन एसेस रिमूवल ऑफ अनरिलेटेड बोन स्ट्रक्चर में रिजल्ट इन। हम क्या करते थे, पास्टियर जाते थे
और जो स्ट्रक्चर हटाते थे उससे स्पाइन में इंस्टेबिलिटी आ जाती थी, और जबकि वो स्ट्रक्चर ठीक ही नहीं होता था जो पेनफुल होता था। अब हम क्या करते हैं, जो गोरे सिस्टम के बाद जो अप्रोच आई है उसमें हम डायग्नोसिस मोर बेस्ड ऑन नर्व पैल्पेशन देन ओनली डर्मेटोमल थिंकिंग। डर्मेटोमल थिंकिंग की जगह जब ऑपरेशन करते हैं तो हम नर्व रूट को टच करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं सेम पेन हुआ जैसा आपको पहले फील होता था, वो बताता है यस यही पेन है, यही पेन जो मुझे होता था। इससे हम समझ जाते हैं कि बस यही पॉइंट है जो इन्फ्लेम्ड है, क्योंकि इन्फ्लेम्ड नर्व रूट अलग से दिखेगी, रेड कलर दिखेगी। तो गोरे साइन डिटेक्टेड एट एंकल, हम एंकल पे भी गोरे साइन चेक कर सकते हैं, और इसके बाद सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक कर सकते हैं अगर केमिकल पेन है, या स्टिचलेट एंडोस्कोपी कर सकते हैं इफ इन्फ्लेम्ड एंड कंप्रेस्ड सियाटिक नर्व रूट्स एंड डीआरजी टारगेटेड। अगर हमें डीआरजी टारगेट करना है, डीआरजी पे कोई दिक्कत आ रही है, कंप्रेस्ड नर्व रूट है कोई, तो उसको हम गोरे सिस्टम के द्वारा जाके डिकम्प्रेस कर सकते हैं। पांचवा सिम्टम ग्रुप है क्लाडिकेशन। क्लाडिकेशन इन ए स्टेबल स्पाइन, इमेजिंग कन्फर्म्स स्टेबिलिटी। स्पाइन स्टेबल है मगर फिर भी क्लाडिकेशन, क्लाडिकेशन मीन्स पेशेंट चलने पे कंप्लेंट करता है सर थोड़ी दूर चलते हैं इसके बाद हमको पैरों में बहुत फटन होने लगती है और हम नहीं चल पाते हैं, बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो इसमें पहले हम क्या करते, ओपन सर्जरी करते थे, पास्टीरियर मिड लाइन एसेस लेते थे, डिकम्प्रेशन कर देते थे, और इसके बाद केज डाल के वर्टिब्रा को फ्यूज कर देते थे इसको डाल के। अब क्या है, कोलैप्स ऑफ डिस्क अलाउइंग एसएपी टू मूव अप इन फोरामेन। इसमें क्या है, जब डिस्क कोलैप्स करती है तो जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो नीचे वाली वर्टिब्रा से आता है, ये फोरामेन में ऊपर की तरफ माइग्रेट होता है और क्या करता है, नर्व को दबाने लगता है। यहाँ पर हाइपरट्रॉफी सॉफ्ट टिश्यू फंस जाती है फोरामेन में, जो फोरामेन को और छोटा कर देता है, और ये लंबर कैनाल स्टेनोसिस का कारण बनता है, टिप ऑफ एसएपी। तो डी रूफिंग ऑफ डीआरजी इस बेसिस, इसमें हम डीआरजी की डी रूफिंग कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, कोरोनल ऑब्लिक फिल्म हमें देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोरोनल फिल्म नहीं, कोरोनल ऑब्लिक फिल्म, जिसमें हमें पूरा नर्व, पूरी नर्व दिखती है निकल के जाते हुए। जनरली हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारे यहाँ MRI सेंटर्स हैं वो कोरोनल ऑब्लिक इमेज नहीं देते हैं, हमें उन्हें स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि कोरोनल ऑब्लिक इमेज दें हमें। MRI इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड लेटरल लिगामेंटम फ्लेम इट्स कंट्रीब्यूशन टू क्लाडिकेशन। यहाँ पर MRI बहुत हेल्पफुल है और हर हाल में होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि लिगामेंटम फ्लेम लेटरली कितना बाहर निकल के आया है, कि वो वहाँ पर स्टेनोसिस का कारण बन रहा है, ये क्लाडिकेशन जनरेशन का कारण बन रहा है। क्योंकि जितना फोरामेन छोटा होता जाएगा वहाँ पर उतने ज़्यादा कसावट होती जाएगी और वेस्कुलर हैम्परिंग होगी और फाइनल नर्व एडिमा होगा। तो इन केसेस में हमें कोरोनल ऑब्लिक इमेज की ज़रूरत होती है। MRI एसेंशियल है, जिससे हम ये देखते हैं कि लिगामेंटम फ्लेमम लिटरली कितनी दूर तक आया है, क्या हम केवल लिगामेंटम फ्लेमम हटाकर ही इसको डिकम्प्रेस कर सकते हैं, कहीं लिगामेंटम फ्लेमम ही तो इसका कारण नहीं है, या जो टिप ऑफ एसएपी है हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा, उसमें जो गोरे नाट बनती है हमें वो जी नाट रिमूव करनी पड़ेगी। ये जो हमारा 6 सिम्टम ग्रुप है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सिम्टम तो क्लाडिकेशन के ही आ रहे हैं मगर साथ में स्पाइन अनस्टेबल है। अनस्टेबल स्पाइन हम कैसे देखते हैं, अनस्टेबल स्पाइन हमको AP और लेटरल वीडियो एक्सरे करते हैं उससे पता चलती है। इसमें जो ट्रेडिशनल अप्रोच थे उसमें क्या करते थे, उसमें हम स्क्रू डाल के, मेटल के स्क्रू डाल के दोनों फ्रेगमेंट को राड लगा के पेडिकल स्क्रू डाल के स्टेबल कर देते हैं। इसमें हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें हम क्या करते हैं, पेन जनरेटर्स को ना हम समझ पाते हैं कि कैसे पेन जनरेट हो रहा है और ना ही हम उसको आइसोलेशन कर पाते हैं। लेकिन जब हम गोरे मैट्रिक्स में जाएंगे तो भी ये एक हाइब्रिड सर्जरी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर इनस्टेबिलिटी की वजह से हमें स्पाइनल सेगमेंट को फ्यूज करना होता है, चाहे हम पेडिकल स्क्रू डाल के फ्यूज करें, फिर उस पर केज डाल के फ्यूज करें, इनस्टेबिलिटी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड बाई फिक्सेशन इफ दिस इज डायनेमिक। तो हाइब्रिड सर्जरी कॉम्बिनेशन है, बिलो अनस्टेबल लेवल हैं तो स्टेबलेशन की ज़रूरत, स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस की टिप और उस पर जो टिश्यू हाइपरट्रॉफी हो गया है, जी नाट बोलते हैं, उसको हमें रिलीव करना होता है, उस टिश्यू को निकाल देना होता है। इसके बाद जो फैसेट पेन होता है उसके लिए हमें नर्व को डिनर्व करना पड़ता है, जो नर्व उसको सप्लाई देती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के उद्विकास माने इवोल्यूशन के बारे में बात की कि किस तरह से वो अपग्रेड होकर आज ट्रू एंडोस्कोपी में बदल गई, और साथ ही सिम्टम जनरेटर कौन से हैं, कहाँ सिम्टम जनरेटर पाए जाते हैं जिनसे हमें पेन पैदा होता है, क्लाडिकेशन सिम्टम आते हैं। और इसके बाद उनको हमने 6 सिम्टम ग्रुप में बांट के गोरे मैट्रिक्स की बात की। अब गोरे मैट्रिक्स के बाद हम इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में संभव हो पाई है।
Nowadays, transforaminal surgeries are performed under local anesthesia and interlaminar surgeries are also becoming common under local anesthesia. यानी हम ट्रांसफोरामिनल के साथ साथ जो पास्टियर अप्रोच से सर्जरी करते हैं वो भी लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है। ऐसा कैसे संभव हो पाया है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज पॉसिबिलिटी टू डिफरेंट पेन रिस्पॉन्स फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एज ऑब्जर्व ड्यूरिंग वेरियस स्टडीज। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि अलग अलग टिश्यू से निकलने वाला पेन रिस्पांस अलग होता है। द टिश्यू ओरिजिन ऑफ लो बैक पेन एंड सियाटिका एक पेपर है इस नाम से, इसमें है ए रिपोर्ट ऑफ पेन रिस्पांस टू टिश्यू स्टिमुलेशन ड्यूरिंग ऑपरेशंस ऑन द लंबर स्पाइन यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया। ये डॉक्टर स्टीफन डी कुसलिच MD एंड बाकी डॉक्टर जो आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं, इन लोगों के द्वारा प्रकाशित किया गया एक पेपर है जो पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने अलग अलग पार्ट के बारे में बताया कि कौन सा पार्ट पेन के लिए सेंसिटिव है, कौन सा इनसेंसिटिव है और इसी वजह से क्यों पेन जनरेटर जो है तो होते हैं। सियाटिका कुड ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सोलेन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड नर्व रूट। फ्रेंड्स, इन शब्दों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि सियाटिका कैसे पैदा होता है। सियाटिका पैदा होता है ओनली सोलेन नर्व रूट के स्ट्रेच होने से या कंप्रेस होने से। इसकी पहली जो रिक्विजिट है कि नर्व रूट को इन्फ्लेम्ड होना ज़रूरी है। अगर नर्व रूट इन्फ्लेम्ड नहीं है तो हमें स्ट्रेच भी करेंगे तो पेन रिस्पांस नहीं होगा, और अगर वो कंप्रेस भी हो जाती तो भी पेन रिस्पांस नहीं आएगा। बदले में हमको उल्टा जो है तो हाइपोस्थीसिया या ये मसल वीकनेस होगी। यानी सियाटिका के लिए पहली शर्त है कि नर्व रूट को स्ट्रेच होना चाहिए, नर्व को स्ट्रेच होना इन्फ्लेम्ड होना चाहिए, और ये केवल जो एनुलस से कीमोकाइंस निकलते हैं उनकी वजह से नर्व इन्फ्लेम्ड होती है। दूसरा है बैक पेन कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ सेवरल लंबर टिश्यू। बाई फार द मोस्ट कॉमन टिश्यू ऑफ ओरिजिन आउटर लेयर ऑफ फाइब्रोसिस एंड पास्टियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। बैक पेन कई तरह के टिश्यू में जिनके स्टिमुलेशन से पैदा हो सकता है, जिनमें सबसे कॉमन टिश्यू हैं एनुलस फाइब्रोसस और पास्टियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। बटक पेन कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ द एनुलस एंड द नर्व रूट। ये शर्त लगी साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन होना चाहिए एनुलस के साथ साथ नर्व रूट का, तभी बटक पेन क्रिएट होगा। फैसेट जॉइंट कैप्सूल्स वेरी रेयरली प्रोड्यूस ए लो बैक पेन। फैसेट साइनोवियम एंड कार्टिलेज सरफेस ऑफ फैसेट आर नेवर टेंडर, कभी भी टेंडर नहीं होते हैं। Pain is presumed to arise from this or that tissue based on one's perception of presence or absence of appropriate nociceptive nerve ending। पेन जहाँ पर भी nociceptive nerve ending है यानी नर्व एंडिंग पाई जाती हैं, सिर्फ उसी टिश्यू के स्टिमुलेशन से ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर नर्व एंडिंग्स हैं जो ब्रेन को सेंसेशन लेके जाती हैं। स्टडी बाय स्मिथ एंड राइट इंडिकेट दैट एनुलस फाइब्रोसिस इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक पेन एंड कंप्रेस्ड नर्व रूट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सियाटिका। टेंशन प्लेस्ड ऑन नॉर्मल नर्व रूट रिजल्ट इन नो पेन। अगर नॉर्मल नर्व रूट है तो उसको हम स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके पेन नहीं पैदा कर सकते। बैक पेन कंप्रेस्ड नर्व रूट जो कि पहले से ही इन्फ्लेम्ड होती है उसकी वजह से सियाटिका होता है। रूफ बाय यूजिंग एलिगेंट डिसेक्शन एंड स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक वाज एबल टू आइडेंटिफाई रिच नर्व सप्लाई इन outer annulus and posterior longitudinal ligament. These nociceptive fibers are connected to the central nervous system via sinovertebral nerve. रूफ ने उसकी अच्छे से डिसेक्शन किया और उसको स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक से देखा कि कहाँ कहाँ नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, तो पता चला ये पास्टियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट में और आउटर एनुलस में ही पाई जाती हैं। इस तरह से यही एरिया है जो सिम्टम जनरेट करता है। इन विवो स्टडी ऑफ पेन प्रोडक्शन इन ह्यूमन लंबर स्पाइन। ह्यूमन लंबर स्पाइन में पेन प्रोडक्शन के लिए जो स्टडी की गई है ये वो है, इसमें इस स्लाइड में हम उसके बारे में देखेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स वर टेस्टेड फॉर पेन इन फुल्ली अवेक एंड अवेयर एनेस्थीसिया। पेशेंट को बिल्कुल अवेक और अवेयर कंडीशन में लोकल एनेस्थीसिया दे के देखा गया कि कहाँ पर किससे कौन सा दर्द पैदा होता है। इसमें हमने स्किन, फैट, फैसिया, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, फैसेट कैप्सूल, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, स्पाइनस प्रोसेस, फैसेट, साइनोवियम, एपिड्यूरल फैट, नर्व रूट, ड्यूरा, कंप्रेस्ड एंड अनकंप्रेस्ड नर्व रूट, सेंट्रल, सेंट्रोलेटरल एंड लेटरल एनुलर फाइब्रोसिस। एनुलर फाइब्रोसिस के तीनों हिस्से सेंट्रल, सेंट्रोलेटरल एंड लेटरल, खुद न्यूक्लियस, वर्टेब्रा एंड प्लेट, सबको इसमें टेस्ट किया गया। तो इस स्टडी में क्या पाया गया कि स्टडी फाउंड फैसिया कैन बी टच्ड एंड कट
without any anesthesia. Forceful muscle contraction, forceful muscle stitching produces low back pain. Only at attachment site of fat at blood vessel and nerve site. मसल भी तभी पेन करती हैं जब हम उसको खींचते हैं और वहाँ पर कोई नर्व या ब्लड वेसल्स होती हैं. द नॉर्मल uncompressed or unstitched nerve root was completely insensitive to pain. It could be handled and detected without any anesthetic. Forceful retraction over an extended period of time resulted in mild paresthesia, but never any significant. नॉर्मल नर्व रूट को हम आराम से जो है तो खींच सकते हैं, उसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, उससे कोई पेन पैदा नहीं. हाँ, अगर हम लंबे समय तक उसे खींचते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, तो इससे पैरेस्थीसिया तो पैदा होगा लेकिन पेन नहीं पैदा होगा. अब हम बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना सेंसिटिव है. इसका एक सीरियल है जो देखा गया है एक्सपेरिमेंट करके. स्टिमुलेशन of compressed or stretched nerve root consistently produce the same distribution of pain as the patient had complained. पेशेंट की जैसी कंप्लेंट थी, अगर हम उस एरिया के नर्व रूट को स्ट्रेच करते हैं जो कि पहले से ही कंप्रेस्ड है या स्ट्रेच्ड है, तो हमें सेम पेन पैटर्न मिलेगा जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है. फाइंडिंग बाय ऑर्डर ऑफ पेन प्रोडक्शन. हम पेन प्रोडक्शन का क्रम क्या होगा, कौन सा टिश्यू ज़्यादा सेंसिटिव होगा, कौन सा कम सेंसिटिव होगा, ये क्रम से है. ऑलवेज स्किन एंड कंप्रेस्ड नर्व रूट. स्किन हमेशा सेंसिटिव होती है, कंप्रेस्ड नर्व रूट सेंसिटिव होती है. आप हैंड कभी कभी दर्द प्रोड्यूस हो सकता है कहाँ से, आउटर एनुलर फाइब्रोसिस, वर्टेब्रल एंड प्लेट टिश्यू इन एंटीरियर एपिड्यूरल स्पेस, एंटीरियर ड्यूरा एंड पास्टियल लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट. ये प्राय पेनफुल पाए जाते हैं. रेयर यानी बहुत ही कम कभी शायद दर्द पाया जाए, वो है सुप्रा एंड इंट्रास्पाइनल लिगामेंट, फैसेट कैप्सूल मसल, अटैचमेंटेड बोन और न्यूरोवेस्कुलर बंडल. नेवर जो कभी भी पेनफुल नहीं होते वो स्ट्रक्चर है. लिगामेंटम फ्लेमम, लंबर फैसिया, लैमिना बोन, स्पाइनस प्रोसेस बोन, फैसेट साइनोवियम, अनकम्प्रेस्ड नर्व रूट और अनइन्फ्लेम्ड ड्यूरा एंड फैसेट कार्टिलेज. यहाँ पर कभी दर्द नहीं पाया जाता है. कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला है, ये बता रहा है कि दिस स्टडी रिवील्स स्किन एनलस फाइब्रोसिस, लिगामेंटम फ्लेमम आर मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर, लैमिना फैसिया एंड डिफरेंट प्रोसेस आर insensitive structures. Only inflamed nerve roots are sensitive, non-inflamed nerve roots are not sensitive. Structures which are sensitive supplied by sinovertebral nerve, blocking of which produces sufficient anesthesia to work. अगर हम साइनोवर्टेब्रल नर्व को उस एरिया के ब्लॉक कर देते हैं तो उस एरिया में हम आसानी से काम कर सकते हैं, पेशेंट को पेन नहीं होता. सो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया, ट्रांसफोरामिनल एंड इंटरलैमिनार एज वेल. इसी वजह से ट्रांसफोरामिनल और इंटरलैमिनार जो एंडोस्कोपिक सर्जरी हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में संभव हो पाएंगे, क्योंकि टिश्यू का अलग अलग पेन रिस्पांस है. और इसमें हम देखते हैं कि कुछ ही स्ट्रक्चर हैं जो पेनफुल है, बाकी सारे स्ट्रक्चर इनसेंसिटिव हैं. बोन को हम आसानी से कट कर सकते हैं, बोन सेंसिटिव नहीं है. इस तरह से जब हम थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, और इसके बाद पेशेंट पर आराम से सर्जरी कर सकते हैं. यही इसका बेसिस है. इस इनिशिएटिव के लिए मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को और जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जिनमें प्रमुख सचिव महोदय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा निदेशक प्रशासन महोदय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को हार्दिक धन्यवाद देता हूं. साथ ही मैं अपने महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महानिदेशक प्रशिक्षण को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें इनकरेज किया कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उसको अपने सिस्टम में इंक्लूड करें, और इस तरह से उन्होंने एक लीडरशिप देने का भी मौका प्रदान किया है. इसके लिए मैं उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. थैंक्स.